आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट, द डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर कॉटन एंड मेटल। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना तेज़ था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की रैपिडनेस को बताने के लिए इसका पहला पॉइंट है कि ब्रिटेन में जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि ज़्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पहले के टाइम पे कॉटन और मेटल की थी। ग्रोइंग एट रैपिड पेस, कॉटन वॉज लीडिंग सेक्टर अप टू 1840s। 1840s तक जो कॉटन था वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था और कॉटन ही पूरे ब्रिटेन की लीडिंग सेक्टर भी थी। बट आफ्टर आयरन एंड स्टील लेड अवे, लेकिन बाद में आयरन और स्टील की कंपनीज वहाँ पे आगे निकल गई। विद इंक्रीज इन डिमांड, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक्सपैंड। आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होना शुरू हो गई। इन 1783 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग एन आयरन एंड स्टील वर्थ 77 मिलियन यूरोज, विच वॉज डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन। यानी कि 1873 तक आते आते जो ब्रिटेन है वो तकरीबन 77 मिलियन यूरोस का आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि लगभग कॉटन के एक्सपोर्ट की डबल वैल्यू थी। सेकेंड, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ टोटल वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेक्टर। यानी कि 19th सेंचुरी के ख़त्म होते तक सिर्फ और सिर्फ 20% ही पॉपुलेशन थी जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में जॉब कर रही थी। थर्ड, ड्यू टू स्मॉल इनोवेशंस वर बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक पॉटरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। जो छोटे छोटे इन्वेंशंस थे ब्रिटेन में हो रहे थे उस टाइम पे, उनकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी। जैसे कि मटके बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ हुई थी, बिल्डिंग बनाने वाली, फर्नीचर और कई और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई थी। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781। जेम्स वॉट ने जो स्टीम का इंजन था उसको इम्प्रूव किया था, उसको जो कि न्यू कॉमन ने अपने नाम पे पेटेंट करवाया था और बाद में जेम्स वॉट ने भी इम्प्रूव्ड इंजन को अपने नाम पेटेंट करा लिया, वो भी 1781 में। इन 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड। यानी कि 19th सेंचुरी तक सिर्फ और सिर्फ 321 ही स्टीम इंजन पूरे इंग्लैंड में थे। आउट ऑफ दीज 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्री, 9 वर इन वूल इंडस्ट्री एंड रिमेनिंग आर इन माइनिंग्स, कैनल मेकिंग वर्क एंड आयरन वर्क्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 80 स्टीम थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन में थे, 9 वूल इंडस्ट्रीज़ में थे और बाकी के कई अलग अलग कामों में थे, जैसे कि माइनिंग, कैनल वर्क्स, आयरन वर्क्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इन ब्रिटेन देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर। ब्रिटेन में लेबर्स की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं थी। पुअर एंड पीजेंट्स मूव टू सिटीज़ इन लार्ज नंबर फॉर देयर जॉब्स। जो गरीब थे, किसान थे, वो शहर की तरफ मूव करते थे ताकि उनको नौकरी लग सके। एज लेबर आर मोर, वेजेस आर लो, सो इंडस्ट्रीज हैव नो प्रॉब्लम टू गिव वर्क टू लेबर। जैसा कि लेबर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में सिटी आए थे विलेज से, जिसकी वजह से जो वेजेस थे यानी कि सैलरी थी वो काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि वो किसी इंसान को काम दे रहे हैं, उसकी जगह वो मशीन लेके आए। वो इंसान को काम देने में ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेबर को ईजिली काम सस्ते दामों में करवा लेते थे, क्योंकि जो मशीन्स होती थी वो महंगी होती थी। फिर उसके बाद इन मैनी इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में जो लेबर्स की डिमांड होती थी वो सीजनल होती थी, यानी कि जब मौसम या फिर टाइम आता था सिर्फ और सिर्फ तभी उनको जॉब मिलती थी, बाकी साल वो पूरा खाली रहता था, कोई जॉब नहीं होती थी। गैस एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू कोल्ड मंथ्स। गैस और ब्रेवरीज थे यानी कि अल्कोहल, इस टाइप में जितनी भी चीज़ें थी, और टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ठंडियों के समय ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, क्योंकि उस टाइम पे ही ज़्यादातर लोग उसे कंज्यूम करते हैं। गैस से वो आग जलाते थे और उसकी डिमांड वो
सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के महीने में रहती थी, गर्मियों में ज़्यादा डिमांड नहीं रहती थी, जिसकी वजह से वो सर्दी के टाइम पे तो उनके पास जॉब होती थी, लेकिन गर्मियों में वो बेरोजगार हो जाते थे। बुक्स, प्रिंटर, केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। बुक्स, प्रिंटर, केटरिंग ऐसी जो सर्विसेज देते थे क्रिसमस के लिए, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी दिसंबर से पहले पहले, और दिसंबर के बाद वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। लाइफ ऑफ वर्कर, मैनी लेबर कम टू सिटी फॉर जॉब बट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब डिपेंड ऑन द नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन। जो लेबर्स की लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारे लेबर्स आते थे शहर गांव से जॉब के लिए, लेकिन सिर्फ ऐसे उन्हीं लोगों को जॉब्स इजीली मिल पाती थी जिनका फ्रेंडशिप नेटवर्क हो, या फिर उनके कोई फैमिली रिलेशन में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो तो उनको इजीली जॉब मिल जाती थी। और अगर उनके कोई भी नेटवर्क नहीं होता तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। मैनी जॉब सीकर हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट अंडर ब्रिज। जो जॉब सीकर्स आए होते थे गांव से, कंट्री साइड से शहरों में, उनको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, जैसे कि हफ्ते भर वो बाहर रहते थे, रातें वो ब्रिजेस के नीचे बिताते थे। आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर द पुअर पर ऑन स्ट्रीट अगेन। जैसे ही सीज़न उनका ख़त्म हो जाता था वर्क का, जितने भी गरीब लोग काम कर रहे थे वो फिर से स्ट्रीट पे आ जाते थे। इन मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। यानी कि 19th सेंचुरी के मिड टाइम तक तकरीबन शहर की 10% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गरीब थी। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का फियर था वो और ज़्यादा बढ़ गया जब और नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी। स्पिनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस इन वुलेंस इंडस्ट्री। वुमेन हु सर्वाइव ऑन हैंड स्पिनिंग बिगेन टू अटैकिंग ऑन मशीन। जब स्पिनिंग जेनी जो कि एक वुलन इंडस्ट्री, ऐसी औरतें जो हाथों से कपड़े सिलती थी, उन्होंने मशीन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे उनका रोजगार छिन सकता था। आफ्टर 1840s बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाइड इन सिटीज़ विच ओपन ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। 1840s के बाद जो बिल्डिंग के बनाने की काम था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल गए थे उन गरीब लोगों के पास जो पहले जेनी मशीन्स पे हमला कर रहे थे। अब उनके पास काम आना शुरू हो गया।